पिछले वीडियो में हमने न्यू सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर में यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे आसियान के बारे में। दिस इज द मैप ऑफ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक। ये अगर आप देख पा रहे हैं तो भारत से ईस्ट के अंदर और चाइना के साउथ के अंदर ये जितने भी कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज आसियान नेशन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये बर्मा, जिसको हम म्यांमार बोलते हैं, थाईलैंड, यहाँ पर ये थाईलैंड है, और इसके बाद ये यहाँ पर कंबोडिया है, और फिर ये वियतनाम, इसके नीचे ये वाला जो दिख रहा है ये मलेशिया है, और ये वाला जो देश है ये इंडोनेशिया। और मलेशिया में अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो ये ब्रुनेई, फिर ये फिलीपींस, ये आसियान कंट्रीज कहलाते हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर The Southeast Asian countries suffered due to colonialism by European countries and Japan. द्वितीय विश्व युद्ध तक इस इलाके में, इस पूरे रीजन के अंदर जो यहाँ के जो देश थे उन्होंने कॉलोनिज्म देखा था, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज के कॉलोनी रहे या फिर वो जापान के कॉलोनी रहे थे। जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, वियतनाम है, ये या तो यूरोपियन कंट्रीज की कॉलोनी रहे या फिर इनमें से कई इलाकों में जापान की कॉलोनीज यानी जापान के उपनिवेश थे। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड They were under pressure of joining the two world powers। और जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो दो पावर ब्लॉक बन चुके थे, यूएसए और यूएसएसआर। इस पूरे रीजन के जो कंट्रीज थे इनके ऊपर यह प्रेशर था कि ये या तो यूएसएसआर के ब्लॉक को ज्वाइन करें या यूएसए के ब्लॉक को ज्वाइन करें। द एफर्ट बाय नॉन अलायंस कंट्री टू न्यूट्रलाइज द सिचुएशन वाज नॉट अ सक्सेशन। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, इन कंट्रीज का जो एफर्ट था वो भी कारगर नहीं हो पा रहा था। ये प्रयास कर रहे थे दोनों जो वर्ल्ड पावर्स थे उनके बीच में जो रिलेशन थे उनको न्यूट्रलाइज करने की, पर वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। दीज कंट्रीज सफर फ्रॉम पॉवर्टी एंड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इस इलाके के, इस रीजन के, ये जो देश जिसके बारे में मैंने अभी आपको बतलाया था, ये देश जूझ रहे थे पॉवर्टी से और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की जैसी प्रॉब्लम्स को ये सामना कर रहे थे। Finally, it was decided to Association for Southeast Asian Nations in 1967. 5 countries that are Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand signed the Bangkok Declaration। और इसी डिक्लेरेशन के बाद आसियान का गठन हुआ। It was later joined by Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, PDR, Myanmar यानी बर्मा and Cambodia। Its total membership is now 10। टोटल इस रीजन की जो 10 देश हैं जिन्हें हम अभी मैप में देख चुके हैं, ये इस आसियान नेशंस कहलाते हैं। The primary objective of ASEAN is economic growth and social and cultural progress, and the secondary objective is promote regional peace based on the rule of law and UN Charter। पहला जो इनका उद्देश्य है वो इनको ग्रोथ करनी है, सोशल कल्चरल ग्रोथ करनी है, और जो सेकंड इनका ऑब्जेक्टिव है वो रीजनल पीस को उनको प्रमोट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर। यानी बातचीत के द्वारा ये अपने जो है विवादों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बीच में विवाद होते हैं, तो उन विवादों को सुलझाने के लिए अकॉर्डिंग टू यूएन चार्टर ये प्रयास करते हैं शांति के द्वारा अपने समस्याओं को सुलझाने का। यहाँ पर हम इस आसियान फ्लैग को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ब्लू कलर के बैकग्राउंड के अंदर रेड कलर का जो सर्कल है, इसमें ये जो 10 बालियां दिख रही है ये धान की बालियां हैं। द आसियान लोगो इज द 10 स्टॉक ऑफ पैडी मीन्स राइस, रिप्रेजेंट द 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बाउंड टूगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडेरिटी। द सर्कल सिंबलाइज द यूनिटी ऑफ आसियान। आसियान वे, आसियान के काम करने का जो तरीका है, जो इसकी शैली है, उसको हम आसियान वे कहते हैं, क्योंकि आसियान के काम करने का तरीका बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है या सेंटर्स ऑफ पावर है उनसे थोड़ा अलग हटकर है। अनलाइक द EU, यूरोपियन यूनियन से अलग हटकर, इज ए लिटिल डिजायर इन आसियान फॉर सुपर नेशनल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। EU की जो डिजायर है वो एक सुपर नेशनल संगठन बनने की है, सारे राष्ट्रों को मिलाकर एक बहुत बड़ा राष्ट्र बनने की डिजायर है, पर ऐसी कोई डिजायर आसियान नेशंस के अंदर में देखने को नहीं मिलती है। आसियान कंट्रीज हैव सेलिब्रेटेड व्हाट हैज बिकम नॉन एज आसियान वे। इनका जो काम करने का तरीका है उसको हम आसियान वे बोलते हैं। अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन that is informal, non-confrontationist and cooperative। यानी इनके जो काम करने का तरीका है वो इनफॉर्मल है और तनाव रहित, झगड़े को दूर करके सहयोग से ये अपनी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तनाव से बाहर रहकर अपनी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी झगड़े के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाते हैं।
पिलर्स ऑफ आसियान के 3 पिलर्स हैं, द आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, सेकंड है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड थर्ड इज द आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी. ASEAN Security Community, it purpose of this community to ensure that territorial dispute do not turn into full scale war. इनके जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है यानी कि अपनी सीमाओं को लेकर जो विवाद है, जैसे भारत और चीन के बीच में विवाद चल रहा है, भारत पाकिस्तान के बीच में सीमाओं को लेकर विवाद चल रहा है, बॉर्डर इश्यूज हैं, ऐसे बॉर्डर इश्यूज के लेकर इनके बारे में इनका विचार है कि ऐसे इश्यूज को ये डिस्कस करेंगे, युद्ध फुल स्केल वॉर में इसको कन्वर्ट नहीं होने देंगे और ये उनको बातचीत के द्वारा सुलझाएंगे. मैनी एग्रीमेंट्स वर साइंड टू एस्टैब्लिश पीस, cooperation and non-interference in 1994 ASEAN Regional Forum ARF forum was set up to security and foreign policy. इन्होंने अपनी सिक्योरिटी और अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए एक फोरम बनाई है जिसको ARF यानी आसियान रीजनल फोरम बोलते हैं 1994 में. Second, the ASEAN Economic Community. It is second pillar of responsible. It is the second pillar responsible for the economic development through cooperation and creating common market. इन्होंने अपना एक कॉमन मार्केट बनाया है जहां पर ये जो है एक्साइज ड्यूटी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है उसको ये नहीं रखते हैं और आपस के बिजनेस को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं. Fast economy is much smaller than the US and European Union or Japan. In the recent year, her economy is growing at a rapid rate. पर इन देशों की जो जबरदस्त बात है, इनकी इकोनॉमी यूएस से कम है, यूरोपियन यूनियन की बात करें या जापान की बात करें उनसे इनकी इकोनॉमी बहुत कम है, पर पिछले कुछ वर्षों में इसने बहुत तेज गति से इसने प्रगति करी है, बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आसियान की. Efforts are being made to dissolve economic disputes. It has also created free trade area FTA. इन्होंने फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट किया, यानी इन देशों के बीच में जो बिजनेस होता है वहां पर ये ड्यूटीज नहीं लगाते हैं, यानी कि जो टैक्सेस हैं वो नहीं लगाते हैं. टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज. यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट को, लेबर को, सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने अपना एक एरिया क्रिएट किया. यानी आसियान देशन के अगर मजदूर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं अपने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं तो वहां पर उन्होंने उसके लिए एक FTA यानी फ्री ट्रेड एरिया उन्होंने क्रिएट किया ताकि ये देश बहुत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ को पाए. यूएस और चाइना जो है इस बढ़ती हुई इकोनॉमी को देखकर उनका यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ने लग गया और वो भी चाहते हैं कि आसियान देश उनके साथ संबंध स्थापित करे या आसियान उनको भी अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर ले. The ASEAN Socio-Cultural Community. It is the third pillar responsible for social cultural development of the member countries through cooperation. Importance of ASEAN. ASEAN is rapidly growing into very important regional organization. Its Vision 2020 has defined an outward-looking role for ASEAN in the international community. अब धीमे धीमे इन्होंने अपना एक विजन 2020 डिक्लेयर किया है, उसके हिसाब से ये आसियान नेशंस को एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाने की और आगे बढ़ रहे हैं. इनका विचार है कि हम एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभरें. दिस बिल्ड द एग्जिस्टिंग आसियान पॉलिसी टू एनकरेज नेगोशिएशन ओवर कॉन्फ्लिक्ट द रीजन. और ये बातचीत के द्वारा अपनी समस्याओं को, कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो हल करने की कोशिश करते हैं. दस आसियान हैज मीडिएट एंड द Cambodian conflict, East Timor crisis meet annually to discuss East Asian cooperation. और इसी प्रकार बातचीत के द्वारा हल करते हुए उन्होंने कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट को उन्होंने सॉल्व कर लिया. कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट यानी वहां पर एक देश है कंबोडिया, उसके साथ सीमाओं को लेकर विवाद था पड़ोसी देशों को लेकर, उसको उन्होंने रिजोल्व किया. ऐसा ही विवाद ईस्ट तिमोर भी वहीं का एक देश है, उसको लेकर सीमाओं को लेकर विवाद चल रहा था, पर इन्होंने युद्ध के बजाय बातचीत के द्वारा इन प्रकार के जो डिस्प्यूट्स थे और जो कॉन्फ्लिक्ट थे उसको उन्होंने रिजोल्व किया. The current economic strength of the ASEAN, especially its economic relevance as trading and investment partner to the growing Asian economies such as India and China, make this an attractive proposition. ये जो देश हैं वो एशिया की जो देश हैं जैसे कि इंडिया है, चाइना है, इन देशों को एक इन्वेस्टमेंट पार्टनर के रूप में शामिल कर रहे हैं और भारत और चीन का पूरा प्रयास है कि वे आसियान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें और आज क्योंकि आसियान एक बढ़ती हुई इकोनॉमी का जो है सिंबल बन गया है. इट इज द ओनली रीजनल एसोसिएशन इन द एशिया दैट प्रोवाइडेड अ पॉलिटिकल फोरम वेयर द एशियन कंट्रीज एंड द मेजर पावर कैन डिस्कस पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न. और जो साउथ ईस्ट एशिया है या पूरे हम एशिया की बात करें तो यही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल फोरम भी प्रोवाइड कराता है ताकि ये जो देश हैं वो अपनी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कंसर्न है उसको डिस्कस कर सकें. इंडिया एंड आसियान.
During the Cold War years, Indian foreign policy did not pay adequate attention to ASEAN. जब तक कोल्ड वॉर चल रहा था, हमारा फोकस उस टेंशन को कम करने में लगा रहा और हमने इन देशों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया. बट इन द रिसेंट ईयर्स, इंडिया हैज ट्राइड टू मेक अमेंड्स. It signed the FTAs with the ASEAN member सिंगापुर एंड थाईलैंड. और अब हमने यहाँ पर ध्यान देना शुरू किया और भारत ने जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों के साथ. इसका मतलब थाईलैंड से जब कोई इन्वेस्टमेंट होगा या सिंगापुर से जब कोई इन्वेस्टमेंट होगा तो उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा और भारत सरकार उनको विशेष सुविधा मुहैया करवाएगी. और इसी के चलते कई भारतीय कंपनियां जो ब्लैक मार्केटिंग करती हैं या काला धन लगाते हैं, वो सिंगापुर या थाईलैंड के जरिए निवेश करते हैं ताकि उसके ऊपर पैसे के ऊपर टैक्स ना लगे. और इसको रोकने के लिए भी भारत सरकार ने प्रयास करना शुरू कर दिया है. इट इज ट्राइंग टू साइन एन FTA विद ASEAN इटसेल्फ. और ये आसियान के साथ जो अलग अलग फ्री ट्रेड एरिया साइन करने की कोशिश की जा रही है. फिलहाल तो हम 2 देशों के साथ ये साइन कर चुके हैं. ASEAN स्ट्रेंथ हाउएवर लाइज इन इट्स पॉलिसीज ऑफ इंटरेक्शन एंड कंसल्टेशन with member state, with dialogues, partner and with other non-regional organization. आसियान की जो मुख्य ताकत है वो पड़ोसी देशों के साथ इंटरेक्शन करना. पड़ोसी देश जो है यहाँ पर आकर्षित हो रहे हैं और कई पड़ोसी देशों को उन्होंने अपना डायलॉग पार्टनर भी बनाया है. विद अदर नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो अदर नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी ये संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत भी इसके साथ संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है. इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी सिंस द अर्ली 1990s एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी सिंस 2014. 1990s के स्टार्टिंग में भारत ने एक नई फॉरेन पॉलिसी को अडॉप्ट किया था. जो भारत के एक प्राइम मिनिस्टर थे इंद्र कुमार गुजराल, उन्होंने एक नई पॉलिसी स्टार्ट करी जिसको लुक ईस्ट पॉलिसी कहा गया. 2014 से भारत में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उन्होंने एक नई पॉलिसी, वापस उसको एक नया नाम दिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी. यानी इसके तहत ये ईस्ट के जो हमारे जो देश हैं उनके साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए, बेहतर आर्थिक संबंध बनाने के लिए ये नई पॉलिसी शुरू की गई है. आसियान, चाइना, जापान एंड साउथ कोरिया. और ये पॉलिसी भारत को जोड़ती है चाइना, जापान और साउथ कोरिया के साथ इकोनॉमिक रिलेशन बनाने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक ब्रिक्स, और ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.